हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी जनवरी 2025 एग्जाम्स की। बच्चों आरटीपीज आ चुके हैं। आई होप आपने आरटीपी देखा होगा। आइए आज हम इस आरटीपी को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इनकम टैक्स वाले पोर्शन की। इनकम टैक्स का आरटीपी हम बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट को एनालाइज करते हुए डिस्कस करेंगे। एंड आप अपने एंड पर कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को एक्टिवली एंगेज करिएगा। हर एक पॉइंट पे आपका दिमाग भी चलना चाहिए, तभी ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। केवल सुन लेने से देख लेने से आरटीपी कंप्लीट नहीं होगी। चलिए सर शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हर बार की तरह हमारे पास केस सिनेरियो निकल कर आता है। एग्जाम के अंदर आप कभी भी केस सिनेरियो वाले क्वेश्चन को पहले नहीं उठाएंगे, वो सबसे आखिरी में करना। पहले पूरा पेपर करना, लास्ट में केस सिनेरियो पे आना। चलिए केस सिनेरियो। सागर एलएलपी, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इज अ एलएलपी यूनिट सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए अभी तक कि सर यहां पर सेक्शन 10AA का डिडक्शन निकलकर आने वाला है। इन द फाइनेंशियल ईयर 18-19 हमने 18-19 में धंधा चालू किया था। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, हम टेक्सटाइल्स का काम कर रहे थे। द यूनिट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस फॉर द सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो 10AA की हमने सारी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है। इसका मतलब हम 10AA का डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल हैं। द डिटेल्स ऑफ दिस यूनिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 आर गिवन बिलो। प्रॉफिट ऑफ द यूनिट लोकेटेड इन SEZ इज 58 लाख। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ द अबव यूनिट जो रिसीव्ड हो गई है कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में 30 सितंबर तक 1 करोड़ रुपए की है। डोमेस्टिक सेल्स हमारे पास 60 लाख रुपए की है। इसका मतलब हमारी टोटल सेल्स 1 करोड़ 60 लाख की है, जिसमें से एक्सपोर्ट्स का हमारे पास 1 करोड़ का है। अब याद करो 10AA के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो पहले 5 साल होते हैं उसमें 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है और अगले 5 साल 50% एग्जेम्प्ट होता है। हमने धंधा 18-19 को शुरू किया था, तो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 एंड 23-24। 23-24 आपके पास 6th ईयर निकल कर आ रहा है। यह आपके पास 6th ईयर निकल कर आ रहा है। इसका मतलब आपको 10AA में डिडक्शन कितने का मिलेगा? 50% का मिलेगा। आगे क्या कहता है सर? सागर एलएलपी के पास 3 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम और गणेश। राम एंड श्याम वर्किंग पार्टनर्स हैं, जबकि गणेश नॉन वर्किंग पार्टनर है। ऑल द 3 पार्टनर्स आर रिसीविंग द रिम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख पर मंथ फ्रॉम द एलएलपी विच इज ऑलरेडी डेबिटेड टू द PL अकाउंट ऑफ द एलएलपी। सर सेक्शन 40B, सेक्शन 40B पहली चीज, आप नॉन वर्किंग पार्टनर को रिम्यूनरेशन नहीं दे सकते। नॉन वर्किंग पार्टनर को आप रिम्यूनरेशन नहीं दे सकते। सेकेंडली, वर्किंग पार्टनर का जो रिम्यूनरेशन होगा उसमें भी एक मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है। मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है जिसके लिए आपको बुक प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। जिसके लिए आपको बुक प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। अभी कैलकुलेशन करेंगे हम इसकी। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन शॉर्ट अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि राम और श्याम को तो डिडक्शन मिल जाएगा, राम और श्याम की सैलरी का तो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन भाई जो गणेश की सैलरी है, जो गणेश की सैलरी है, इस सैलरी का डिडक्शन नहीं मिल पाएगा क्योंकि गणेश क्या है? नॉन वर्किंग पार्टनर है। गणेश नॉन वर्किंग पार्टनर है। आगे क्या कह रहा है? Apart from this, Mr. Ganesh was employed in XYZ Limited till 30th September 23। गणेश भाई जॉब कर रहे थे XYZ Limited में सितंबर 23 तक, अप्रैल से सितंबर 6 महीने, और इनको सैलरी आ रही थी 80,000 पर मंथ की।
6 महीने काम किया और सैलरी आई 80,000 पर मंथ, तो 80,000 इंटू 6, 4,80,000 रुपए की इनकी सैलरी बन गई। इन्होंने रिजाइन कर दिया एंड डिसाइड किया टू स्टार्ट करना अपना बिजनेस। ही सेटअप अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन पुणे फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हमने वेयर हाउसिंग फैसिलिटी स्टार्ट करी जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर करेंगे, फुलफिलिंग द कंडीशन फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। 35 एडी वाला धंधा चालू कर दिया। इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेयर हाउस अमाउंटेड टू 90 लाख, जिसमें से कॉस्ट ऑफ लैंड 30 लाख रुपीस की थी। तो भाई लैंड का डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस में आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उसका डिडक्शन मिलता है, अदर देन लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस 90 में से आपको 30 लाख रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी सर? आपको डिडक्शन मिलेगी 60 लैक्स की। आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगी 60 लाख की। द वेयर हाउस बिकेम ऑपरेशनल with effect from 1st December 23. The profits from the operation of the warehousing facility before considering the deduction under section 35 AD. 35 AD में डिडक्शन लिए बिना, 35 AD में डिडक्शन लिए बिना हमारा 23-24 का प्रॉफिट आ रहा है 1 करोड़ 10 लाख रुपीस का। 1 करोड़ 10 लाख रुपीस का। इस 1 करोड़ 10 लाख में से हम 60 लाख माइनस कर देंगे। 35 एडी में हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 50 लाख रुपए का। ही पेज अ लमसम प्रीमियम ऑफ रुपीज 90,000 टुवर्ड्स द हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द सेल्फ एंड हिज वाइफ 43 ईयर्स। इसने अपने और वाइफ के लिए 90,000 का प्रीमियम दिया और यह प्रीमियम 36 महीने का था। लमसम प्रीमियम है, यह प्रीमियम 36 महीने का था। अब याद करो, जब हम लोग सेक्शन 80D पढ़ रहे थे तो 80D में मैंने आपको बताया था कि अगर लमसम प्रीमियम है तो वो प्रीमियम जितने असेसमेंट ईयर के लिए वैलिड है, ईयर के लिए नहीं, जितने असेसमेंट ईयर के लिए वैलिड है उतने असेसमेंट ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगी। आपने अक्टूबर 23 को इसका पेमेंट करा है और ये 3 साल के लिए वैलिड है। अक्टूबर 23 से 3 साल होते हैं 30 सितंबर 26 तक। ये 3 साल हैं, 3 प्रीवियस ईयर नहीं है। ये कितने प्रीवियस ईयर हुए? ये 4 प्रीवियस ईयर हुए। देखो, आपका प्रीमियम वैलिड कब से हुआ? आपका प्रीमियम वैलिड हुआ 2023-24 से। आपका प्रीमियम वैलिड हुआ 2023-24 से। और कब तक वैलिड है? आपका प्रीमियम वैलिड है 2026-27 तक। आपका प्रीमियम चालू हुआ है 23-24 में और आपका प्रीमियम का लास्ट जो डेट आ रहा है वो 26-27 में आ रहा है। 23-24, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27। टोटल देखो कितने ईयर्स हो रहे हैं? 4। टोटल कितने हो रहे हैं? 4। तो आपको ये 90,000 का बेनिफिट, आपको ये 90,000 का बेनिफिट 4 सालों में मिलेगा। 90,000 का बेनिफिट आपको 4 सालों में दिया जाएगा। 90,000 विल बी डिवाइडेड बाय 4। 90,000 को 4 से डिवाइड कर देते हैं सर। 90,000 को 4 से डिवाइड कर देते हैं सर। 90,000 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा सर जी 22,500 रुपए। तो आपको 80D में डिडक्शन मिलेगी 22,500 रुपए। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इस पूरे केस सिनेरियो में 2 लोगों का डेटा गिवन है। एक सागर एलएलपी का डेटा गिवन है और एक गणेश का डेटा गिवन है। एक सागर एलएलपी का डेटा गिवन है और एक गणेश का डेटा गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको बताना है कितना अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन अलाउ करा जाएगा एज अ डिडक्शन टू एलएलपी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द हेड पीजीबीपी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि रिम्यूनरेशन के लिए आपको बुक प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। रिम्यूनरेशन के लिए आपको बुक प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। बुक प्रॉफिट क्या था? अगर आप याद करो, ना याद आए तो नोट्स खोल के बैठ जाओ। बुक प्रॉफिट का मतलब क्या था सर? बुक प्रॉफिट का मतलब था
प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स बिफोर पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, मतलब पार्टनर की रिम्यूनरेशन माइनस करने से पहले वाला जो प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं बुक प्रॉफिट। इसमें से आप अनएब्सॉर्ब्ड डेब्ट को क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। इसमें आप अनएब्सॉर्ब्ड डेब्ट को भी माइनस कर सकते हो। जो निकल कर आता है उसको बोला जाता है बुक प्रॉफिट, जो निकल कर आता है उसको बोला जाता है बुक प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में अनएब्सॉर्ब्ड डेब्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस क्वेश्चन में अनएब्सॉर्ब्ड डेब्ट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डेटा नहीं है। आपको जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है SEZ का 58 लाख रुपीस का, ये 58 लाख रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग रेम्यूनरेशन है, आफ्टर डेबिटिंग रेम्यूनरेशन है। मतलब इस 58 लाख रुपीस में रेम्यूनरेशन ऑलरेडी माइनस हो रखी है। कितने पार्टनर है हमारे पास? 3 पार्टनर है हमारे पास, राम, श्याम, गणेश। तो बीपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? बीपी निकालने के लिए आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर रिम्यूनरेशन। तो हमने बीपी की कैलकुलेशन करी, प्रॉफिट आफ्टर रिम्यूनरेशन क्वेश्चन में 58 लाख रुपीस का गिवन था। 58 लाख रुपीस क्वेश्चन में आपको गिवन है और क्वेश्चन ने आपसे कहा कि ये 58 लाख में पार्टनर की सैलरी माइनस हो रखी है। 3 पार्टनर है, राम, श्याम, गणेश, तीनों को सैलरी दी गई है। 1 लाख रुपए महीना दी गई है एक पार्टनर को। टोटल 3 पार्टनर को कितनी दी गई होगी? 3 पार्टनर को 36 लाख रुपीस की रेम्यूनरेशन दी गई होगी। ये हमने रिवर्स कर दी, हमारे पास बुक प्रॉफिट आ गया। ये 84 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट आया है, दिस इज बिफोर रेम्यूनरेशन। अब 40B में क्या लिखा है? सर 40B में लिखा है कि आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हो? आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हो पहले 3 लाख रुपए पे 90% यानी कि 270, और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट बचेगा उस पे 60%। तो 84 लाख में से 3 लाख चला गया, बचा हुआ 81 का 60%, 81 का 60%, 81 का 60% करोगे 5460 आएगा। 81 का 60% करोगे, 81 का, एक सेकंड रुकिएगा, 81 लाख का ये यहां पे मिस्टेक है, ये 5460 नहीं होगा, 5460 नहीं होगा। 84 लाख का बुक प्रॉफिट है। 84 लाख का पहले 3 लाख का 90% इज 270 और बचे हुए 81 लाख का बेटा, 81 लाख का 60% इज 4860। इट इज 4860, 4860 प्लस 270, 4860 प्लस 270, दिस विल बी 5130, दिस विल बी 5130, 51,30,000। ये मैक्सिमम रिम्यूनरेशन है, ये मैक्सिमम रिम्यूनरेशन है जो आप पे कर सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम रिम्यूनरेशन, दिस इज द मैक्सिमम रिम्यूनरेशन जो आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। अब प्लीज मेरी बात को समझना, प्लीज मेरी बात को समझना। क्या हमने 5130 पे करा है? नहीं सर, हमारे राम और श्याम जो वर्किंग पार्टनर्स थे उनको हमने 24 लाख रुपए पे करे हैं। राम और श्याम को 2 वर्किंग पार्टनर्स हैं जिनको हमने 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से पेमेंट करी है, यानी कि 24 लाख रुपए की हमने पेमेंट करी है हमारे वर्किंग पार्टनर्स को, हमारे वर्किंग पार्टनर्स को। तो मैक्सिमम हम 5130 दे सकते हैं, लेकिन हमने एक्चुअली में 24 ही पे करा है। तो ये 24 लाख रुपीस हमें क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर जो निकल कर आना चाहिए, आपके पास करेक्ट आंसर जो निकल कर आना चाहिए, दैट विल बी डी, 24 lakhs, दैट विल बी 24 lakhs। इसके बाद व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA टू सागर LLP अंडर सेक्शन 35 AD टू गणेश while computing the income under the regular provisions of the Income Tax Act for the assessment year 24-25। ये पूछ रहा है कि 10AA में सागर को कितना डिडक्शन मिलेगा,
और 35 एडी में गणेश को कितना मिलेगा? तो गणेश का तो हमने निकाल लिया था कि गणेश को 60 लाख रुपीस का मिलेगा। सागर एलएलपी का निकालना पड़ेगा। अब सागर एलएलपी का निकालने के लिए हमें सबसे पहले करेक्ट प्रॉफिट चाहिए होगा एज पर पीजीबीपी। ये जो 58 लाख रुपीस है ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। ये जो 58 लाख रुपीस है इसमें तो तीनों पार्टनर की सैलरी डेबिटेड है ना। इस 58 लाख में तो तीनों पार्टनर की सैलरी डेबिटेड है, जबकि गणेश की सैलरी डिसअलाउ हुई है। जबकि गणेश की सैलरी डिसअलाउ हुई है तो हम गणेश की सैलरी को रिवर्स करेंगे। हम गणेश की सैलरी को यहां पर रिवर्स कर देंगे। तो बाबू आपका जो प्रॉफिट आ रहा था आफ्टर रिम्यूनरेशन टू पार्टनर वो 58 लाख का आ रहा था। नॉन वर्किंग पार्टनर का रिम्यूनरेशन यानी कि गणेश का रिम्यूनरेशन 12 लाख रुपए हमने रिवर्स कर दिया। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट किस चीज का? दिस इज योर पीजीबीपी। दिस 70 लाख इज व्हाट? दिस 70 लाख इज योर पीजीबीपी। अब इस 70 लाख का आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 70 लाख का प्रॉफिट पूरे फर्म का है। एक्सपोर्ट टर्नओवर हमारा कितना है? एक्सपोर्ट टर्नओवर हमारा 100 लाख का है। टोटल टर्नओवर कितना है? 160 लाख का है। और क्योंकि हम 6th ईयर में हैं तो हमें 50% का ही डिडक्शन मिलेगा। ये आप सॉल्व करोगे आएगा 21.875 लाख। तो सागर एलएलपी को 21.875 लाख मिलेगा और गणेश को 60 लाख मिलेगा अदर देन लैंड। उसको 60 लाख मिलेगा अदर देन लैंड। तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट आएगा? 21.875 एंड 60 लाख। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ गणेश अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब क्वेश्चन में गणेश के पास 3 इनकम है। एक, गणेश को सैलरी मिल रही है फर्म से 12 लाख रुपए की। दूसरा, गणेश को सैलरी मिल रही है फ्रॉम XYZ लिमिटेड। और तीसरा, गणेश के पास स्पेसिफाइड बिजनेस है, वहां से वो पैसे कमा रहा है। तो गणेश के पास टोटल 3 सोर्सेस ऑफ इनकम है। अब जरा बात को ध्यान से समझना। सर जो सैलरी फर्म ने गणेश को दी, जो सैलरी फर्म ने गणेश को दी, वो सैलरी फर्म को अलाउ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि फर्म ने नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी दी। गणेश वॉज नॉन वर्किंग पार्टनर। गणेश वॉज नॉन वर्किंग पार्टनर। तो जब फर्म ने अपने पीएल में यहां पर गणेश की सैलरी को डेबिट किया था, फर्म ने जब अपने पीएल में गणेश की सैलरी को डेबिट किया था तो इनकम टैक्स वालों ने उठा के ये 12 लाख काट दिए थे। इनकम टैक्स वालों ने कहा था कि ये 12 लाख का डिडक्शन नहीं मिल सकता क्योंकि आप नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी दे रहे हो। इसकी वजह से क्या हुआ होगा सर? इसकी वजह से फर्म का प्रॉफिट 12 लाख रुपए से बढ़ गया होगा। यानी कि फर्म ने इस 12 लाख पे जो गणेश को दिए हैं, इस 12 लाख पे जो गणेश को दिए हैं, इसके ऊपर फर्म ने 30% टैक्स पे कर दिया होगा। तो सर ऑलरेडी इस पे टैक्स पे हो चुका है। अब इसको दोबारा से गणेश के हाथ में टैक्सेबल नहीं कर सकते। हमेशा एक बात याद रखना, फर्म को जितना खर्चा अलाउ होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और सैलरी का, जितना फर्म को खर्चा अलाउ होगा उतना ही अमाउंट पार्टनर के लिए इनकम बनेगा। उतना ही अमाउंट पार्टनर के लिए इनकम बनेगा। जितना फर्म को खर्चा मिलेगा उतना ही पार्टनर के लिए इनकम बनेगा। यहां पर क्या हो रहा है मालिक? यहां पर फर्म को यह खर्चा अलाउ नहीं हो रहा, तो फर्म को खर्चा अलाउ नहीं हो रहा तो वो पार्टनर के हाथ में इनकम भी नहीं बनेगी। यानी कि ये वाला जो सोर्स है, ये वाला सोर्स गणेश के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। गणेश के हाथ में 2 सोर्स टैक्सेबल होंगे, एक सैलरी का और एक स्पेसिफाइड बिजनेस का। तो सैलरी में उसको कितना मिल रहा है सर? सैलरी में उसको कितना मिल रहा है सर? चेक करो सर।
सैलरी में उसको कितना मिल रहा है सर, एक सेकंड रुकिएगा, सैलरी में उसको कितना मिल रहा है मालिक? सर सैलरी में उसे 80,000 रुपए महीने के हिसाब से 6 महीने का 480 मिल रहा है। क्योंकि ये सैलरी है, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी 50,000 रुपए की, 4,30,000 रुपए की सैलरी आ जाएगी। पीजीबीपी वाले हेड में गणेश के हाथ में वो रिम्यूनरेशन टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि सर उसका खर्चा फर्म को अलाउ नहीं हुआ था। गणेश के पास स्पेसिफाइड बिजनेस है, 1,10,00,000 का उसको प्रॉफिट हुआ है। 35 एडी का डिडक्शन ले लिया 60 लाख रुपए का, 50 लाख रुपीज आ गया। 50 प्लस 430, 5430 हो गया। 50 प्लस 430, 5430 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया था कि गणेश ने पीपीएफ में 1,50,000 रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं। इस 1,50 का 80C में डिडक्शन मिल जाएगा और 22,500 का 80D में डिडक्शन मिल जाएगा। तो 80C में 1,50 और 80D में 22,500, दोनों मिलाकर मेरे बच्चों उसके पास कितना आ गया? 172,500। यानी कि सर उसकी जो इनकम निकल कर आएगी दैट विल बी 52,57,500। 52,57,500। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए, 52,57,500। इसके बाद क्वेश्चन ने आपसे पूछा है व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ गणेश अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब आपकी न्यू रिजीम। अब बाबू एक बात याद रखना, डिफॉल्ट रिजीम के अंदर 35 एडी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। 35 एडी का डिडक्शन न्यू रिजीम के अंदर नहीं मिलता। न्यू रिजीम कहती है कि अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो आपको उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। यानी कि आपने जो 60 लाख की बिल्डिंग वेयर हाउस की बनाई है, 35 एडी में पूरे 60 लाख रुपए पीएल में जाते हैं ओल्ड रिजीम में, लेकिन न्यू रिजीम में इस 60 लाख रुपए का आपको क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। और एक चीज नोटिस करने वाली, हमने हमारा धंधा कब चालू किया था? सर हमने हमारा धंधा 1 दिसंबर 23 को चालू किया था। यानी कि हमें जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 180 डेज से कम, यानी कि हाफ रेट वाला मिलेगा। हमें फुल रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर पुट टू यूज जो हुआ है वो 180 डेज से कम हुआ है। 180 डेज से कम हुआ है। तो अगर आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स लायबिलिटी निकालनी है तो पहले आपको डिफॉल्ट रिजीम के अंदर इनकम निकालनी पड़ेगी। अब ये इनकम कैसे निकालोगे? आपने रेगुलर स्कीम के अंदर इनकम तो निकाल ली है, डिफॉल्ट रिजीम में, न्यू रिजीम में ये वाली डिडक्शन आपको नहीं मिलती। आप डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करो। 54,30,000 ये आपके पास जीटीआई आ रही थी एज पर रेगुलर स्कीम। जो 35 एडी का डिडक्शन आपने क्लेम किया था उसे रिवर्स कर दो। आपने 60 लाख रुपीस माइनस करे हैं ना, ये 60 लाख को मैं क्या कर रहा हूं? रिवर्स कर रहा हूं। 60 लाख को ऐड बैक कर दिया और इस पे क्या क्लेम कर लिया? डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया। डेप्रीसिएशन 60 लाख का 10% मल्टीप्लाइड बाय 50%। 50% क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आधा डेप्रीसिएशन मिलेगा। आधा क्यों मिलेगा? क्योंकि सर पुट टू यूज हुआ है आपके पास लेस देन 180 डेज के लिए। पुट टू यूज हुआ है लेस देन 180 डेज के लिए, तो आपको आधा डेप्रीसिएशन मिलेगा और आपकी इनकम निकल कर आ जाएगी एज पर डिफॉल्ट रिजीम 1,11,30,000। दिस इज टोटल इनकम एज पर डिफॉल्ट रिजीम। दिस इज टोटल इनकम एज पर डिफॉल्ट रिजीम। अब सर 1,11,30,000 पे आपको टैक्स निकालना है। आपको पता है न्यू रिजीम के अंदर आपके जो पहले 15 लाख होते हैं उस पे 1.5 लाख का टैक्स लगता है। 3 लाख के स्लैब है ना, तो उसके हिसाब से आपका 1.5 लाख का टैक्स आएगा। और जो बची हुई आपकी इनकम है उस पे 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। क्योंकि इनकम 1 करोड़ के ऊपर जा रही है,
15% का सरचार्ज भी लगेगा। सरचार्ज लगाने के बाद 4% का सेस का चढ़ावा भी चढ़ेगा। राउंड ऑफ करके आपका टैक्स निकल कर आएगा 36, 34, 640। 36, 34, 640 ये आपका आंसर बनेगा। इसके बाद व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द गणेश इफ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजीम, यानी कि ओल्ड रिजीम के अंदर, ओल्ड रिजीम के अंदर। अब बाबू एक बात याद रखना हमेशा, ओल्ड रिजीम के अंदर आपको या तो रेगुलर टैक्स पे करना होता है, या तो आपको रेगुलर टैक्स पे करना होता है, या तो आपको एएमटी पे करनी होती है। इन दोनों में जो भी आपके पास हायर है, इन दोनों में आपके पास जो भी हायर है। टोटल इनकम वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। रेगुलर टैक्स या फिर एएमटी, दोनों में जो हायर होता है वो हमें देना पड़ता है। एएमटी कितने पे लगता है सर? एएमटी लगता है 18.5% से। एएमटी लगता है 18.5% से ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम। अब ये एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है? एडजस्टेड टोटल इनकम निकलती है जो भी आपके पास टोटल इनकम आ रही है नॉर्मल प्रोविजन से, नॉर्मल प्रोविजन से, इसमें प्लस कर देते हैं 10AA का डिडक्शन, इसमें प्लस कर देते हैं 80JJAA का डिडक्शन, 80QQB का डिडक्शन, 80RRB का डिडक्शन। ये तीनों डिडक्शंस इसमें प्लस हो जाती हैं। फिर इसमें प्लस होती है 35AD की डिडक्शन, और इसमें से माइनस होता है डेप्रीसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 35AD। 35AD में जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसका डेप्रीसिएशन माइनस होता है, जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। और एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% आप क्या करते हो मालिक? एएमटी देते हो। तो आपको रेगुलर टैक्स निकालना है और आपको एएमटी निकालना है, दोनों में जो हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अब गणेश के पास 10AA नहीं है, गणेश के पास 10AA नहीं है, गणेश के पास 80JJAA, 80QQB, 80RRB नहीं है, लेकिन गणेश के पास 35AD का डिडक्शन था। तो 35AD का डिडक्शन रिवर्स करेंगे और उस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो 60 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उस पे डेप्रीसिएशन हम यहां पर माइनस करेंगे, तो हमारे पास ATI निकल कर आ जाएगी। आइए चेक करते हैं सर। नॉर्मल इनकम आप निकाल चुके हो, नॉर्मल इनकम 52, 57, 500 आ रही है। 52, 57, 500 पे रेगुलर प्रोविजन से टैक्स दोगे तो पहले 10 लाख पे 1,12,500, बचे हुए 42, 57, 500 पे 30%, क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो 10% का सरचार्ज। मार्जिनल रिलीफ निकालकर मैंने चेक करी थी, मार्जिनल रिलीफ नहीं मिल रही, मैंने निकाल के चेक करी थी क्योंकि इनकम बहुत कम थी ना, रेगुलर प्रोविजन से मेरी इनकम 52, 57, 500 की थी, तो मैंने मार्जिनल रिलीफ निकाली थी, लेकिन रिलीफ निकल नहीं रही क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा बड़ी है और मेरा टैक्स कम बड़ा है। ठीक है, इसमें मैंने सेस को ऐड कर दिया और मेरे पास टैक्स आ गया 1589,870। अच्छा, मजे की बात, आपको ऑप्शन में 1589,870 मिलेगा, 1589,870 आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ये अभी केवल रेगुलर टैक्स है। अभी आपको एएमटी निकाल के भी चेक करना पड़ेगा। तो जब आप एएमटी निकालने जाओगे, तो आपको क्या चाहिए होगी? एडजस्टेड टोटल इनकम। तो मैंने यहां पर टोटल इनकम पकड़ी 52, 57, 500, 35 एडी का डिडक्शन रिवर्स किया, 35 एडी का जो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उसका मैंने यहां पर डेप्रीसिएशन ले लिया, आधा डेप्रीसिएशन मिलेगा 5%, 3 लाख रुपए। मेरे पास एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई 1,09,57,500। इस पे 18.5% का टैक्स लगा दिया,
जो आया उस पे सरचार्ज लगा दिया, जो आया उस पे 4% का सेस लगा दिया। यहां पे मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 24,24,460। तो एएमटी के हिसाब से 24,24,460 और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 15,89,870, दोनों में जो हायर है। एज एएमटी इज हायर देन द रेगुलर टैक्स, देयरफॉर असेसी हैज टू पे एएमटी ऑफ 24,24,460। 24,460 रुपए आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी। करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा बी। राइट। ये कंप्लीट सॉल्यूशन की जो फाइल है ये मैं अपलोड करवा दूंगा हमारे उत्कर्ष वाले बैच के अंदर। तो अभी तक अगर आपने उत्कर्ष वाला बैच एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है, वहां पर चले जाओ। अभी आगे चल के मैं आप लोगों के प्रैक्टिस सेशंस लेने वाला हूं, डीटी के भी और जीएसटी के भी, तो उसके भी जितने नोट्स होंगे वो आपको उसी पर्टिकुलर बैच में मिलेंगे, तो वहां पर आप जाकर जरूर से एनरोलमेंट करवा लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। मिस्टर अक्षय जिनकी एज 59 ईयर्स की है, एक इंडियन सिटीजन है, ट्रैवल कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया। जैसे ही इंडियन सिटीजन दिखाई दे हाईलाइट कर लो। कह रहा है कि अक्षय 59 ईयर्स के हैं, इंडियन सिटीजन के हैं, ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली आउट इंडिया फॉर दिस पर्पस बिजनेस ट्रिप एज वेल एज फॉर हिज आउटिंग्स। तो बिजनेस पर्पस के लिए जाते हैं और घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। ही लेफ्ट इंडिया फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट ऑन 20th अप्रैल 2023। 20 अप्रैल 2023 को ये इंडिया से निकले हैं एंड रिटर्न करते हैं ऑन 15th अक्टूबर 2023। He has been in India for less than 700 days during the 7 years immediately preceding the previous year। पिछले 7 सालों में इनका जो स्टे है वो इंडिया में 700 दिन से कम है, यानी कि एडिशनल कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नीचे बताया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ शमा इंडिया लिमिटेड लिस्टेड इंडियन कंपनी। तो देखो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, इन्होंने इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, ये इनकी इंडियन इनकम है, ये इनके हाथ में टैक्सेबल होगा ही होगा। इसके बाद इन्होंने डिविडेंड रिसीव किया है 40,000 का एक इंडियन कंपनी से। इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो वो भी आपके लिए इंडियन इनकम ही होती है। और इन्होंने मनी बोरो किया था एक नॉन रेसिडेंट इंडियन से फॉर द अबव मेंशन इन्वेस्टमेंट ऑन 2 अप्रैल, और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 10,000 रुपए का है। तो इन्होंने लोन बोरो किया था और उस लोन से इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं और उस लोन पे 10,000 रुपए का ब्याज देना पड़ा, यानी कि ये 40,000 रुपए का डिविडेंड कमाने के लिए इनको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट खर्च करना पड़ा, तो इसका डिडक्शन मिलना चाहिए। अब अगर आप अदर सोर्स वाले चैप्टर पे जाते हो और डिविडेंड का प्रोविजन पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन है वो कितना मिलता है, जितना आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है उस अमाउंट का, या फिर आपकी डिविडेंड इनकम का 20%, इन दोनों में जो भी आपका लोअर है। अब एक्चुअल में आपने 10,000 का ब्याज दिया है और आपको डिविडेंड आया है 40,000 का। 40,000 का 20% होता है 8,000, तो आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी? आपको डिडक्शन मिलेगी 8,000 रुपए की। डिडक्शन आपको कितने की मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी आपको 8,000 रुपीज की। तो यहां पे 40,000 रुपए कमाने के लिए 8,000 का खर्चा, 32,000 रुपए आपके लिए क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इंडियन इनकम है। इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे 9,500 रुपए का इंटरेस्ट आया है, सेक्शन 1015। इसमें से 3,500 रुपए का ब्याज आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि 6,000 रुपए ये आपके टैक्सेबल होंगे और अदर सोर्स की इनकम बनेंगे। अक्षय ने शिफ्ट आउट कर लिया है फ्रॉम द डिफॉल्ट रिजीम एंड वांट्स टू पे टैक्स अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी कि ओल्ड रिजीम में देना चाहता है। तो याद करो ओल्ड रिजीम के अंदर हमने एक सेक्शन पढ़ा था 80 TTA।
80 का डिडक्शन मिल जाएगा, 80 का डिडक्शन मिल जाएगा अगर असेसी हमारे पास रेसिडेंट निकलकर आ जाता है तो 80 का डिडक्शन हमको मिल जाएगा। 80 का 80 में डिडक्शन कितना मिलता है सर? जितना आपका ब्याज है या फिर 10,000 रुपए, दोनों में जो भी लोअर है। ब्याज है हमारे पास 6,000 और 10,000 दोनों में जो लोअर है, यानी कि 6,000 रुपए की 80 TTA में डिडक्शन आ जाएगी। TTA क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि असेसी 59 ईयर्स का है। ठीक है जी। तो इनकम तो इसकी तीनों टैक्सेबल होने वाली है क्योंकि ये तीनों के तीनों इंडियन इनकम है। अभी हम इनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लेते हैं। अप्रैल के महीने में ये इंडिया में 19 दिन थे, अक्टूबर के महीने में ये 15 तारीख को वापस आ गए, यानी कि अक्टूबर में 17 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 डेज, इसके बाद जनवरी में 31 डेज, इसके बाद फरवरी में 29 डेज। 2024 लीप ईयर था। और मार्च में हमारे पास 31 डेज। टोटल कर लेते हैं, 19 प्लस 17 प्लस 30 प्लस 31, 19 प्लस 17 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 31, ये आ रहा है बेटा मेरे हिसाब से। अच्छा, ये 20 अप्रैल को इंडिया से गया है तो 20 तारीख भी काउंट करी जाएगी। 20 तारीख को इंडिया से गया है तो 20 तारीख भी काउंट करी जाएगी। ये आपके पास टोटल आ जाएंगे 189 डेज। ये टोटल आ जाएंगे 189 डेज, यानी कि आपने बेसिक कंडीशन यहां पर क्या कर दी, यानी कि आपने बेसिक कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई कर दी, लेकिन आप एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे क्योंकि पिछले 7 सालों में आप 700 दिन से कम हो, यानी कि असेसी हमारे पास रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट निकलेगा। असेसी हमारे पास रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट निकल कर आएगा। ठीक है, असेसी हमारे पास रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट निकल कर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 189 डेज इंडिया में है, रेसिडेंट है, लेकिन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इसलिए RNOR है। शेयर्स बेच के 1,12,000 की इनकम पूरी की पूरी आ गई। डिविडेंड आपको 40 मिला, जिसमें से मैक्सिमम 20% का ही खर्चा मिलेगा, 8,000 रुपए आ गई। 9,500 रुपए का ब्याज आया पोस्ट ऑफिस में, 10-15 में एग्जेम्पशन मिल गई 3,500, और बाद में 80 TTA में हमको 6,000 रुपए की डिडक्शन मिल गई। 6,000 की क्यों मिल रही है? क्योंकि ब्याज हमारे पास जो आया है वो 6,000 आया है। 80 TTA में जितना आपके पास एक्चुअल ब्याज आता है या फिर 10,000 रुपए, दोनों में जो कम है उसका बेनिफिट मिलता है, तो लोअर का बेनिफिट मिला आपको 6,000 रुपए। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर रोहन एक एम्प्लॉय है ABC लिमिटेड के, पोस्टेड है मुंबई पे। He was appointed on 1st March 2023 on the scale of 60,000, 2,000 and 80,000. Details of his other income for the previous year 23-24 are as follows. तो इन्होंने 1 मार्च 23 को ज्वाइन किया था, तो 1 मार्च 23 से आपका 29 फेब 24 तक इनकी तनख्वाह 60,000 रहेगी, और 1 मार्च 24 से 29 फेब 25 तक इनकी तनख्वाह 62,000 हो जाएगी। हम इनकी इनकम निकालने वाले हैं 23-24 की, तो 23-24 में अप्रैल से लेकर फरवरी तक इनको 60,000 रुपए मिलेगा। 60,000 इंटू 11, 60,000 इंटू 11, और इसके बाद इनको मार्च के महीने में मिलेगा 62,000 इंटू 1, मिलेगा 62,000 इंटू 1। तो बेसिक की अगर मैं बात कर लूं, 60,000 रुपए मिलेंगे 11 महीने के लिए और 62,000 मिलेंगे 1 महीने के लिए। अप्रैल से फरवरी तक 60,000 और आपके पास 62,000 आ गए।
इसके बाद डियरनेस अलाउंस मिलता है बेसिक सैलरी का 40%, जिसमें से रिटायरमेंट का पार्ट 60% बनता है। तो इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन सर हमारी जो सैलरी में जाएगा वो 40% जाएगा। तो जितना आपको बेसिक मिला था उसका 40% आपका डीए आ गया। ठीक है सर, आगे क्या कहता है? सर आपको टेलीफोन अलाउंस मिला है 500 रुपए महीने का। 500 रुपए महीने का मतलब कि साल भर का हो गया 6000। टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर टेलीफोन अलाउंस की जगह टेलीफोन फैसिलिटी मिलती, मतलब एम्प्लॉयर आपके घर के बिल को पे कर दा, तो ये टेलीफोन फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हो जाती। लेकिन यहां पे टेलीफोन फैसिलिटी नहीं है, टेलीफोन अलाउंस है। तो ये 6000 रुपए आपके पास फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। 6000 रुपए आपके पास ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है सर आपसे? बोथ मिस्टर रोहन एंड द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट 15% ऑफ द बेसिक सैलरी टू द आरपीएफ। इंटरेस्ट एक्रूड इन दिस फंड इज 12% पर एनम अमाउंटेड टू 25,800। सर रोहन जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। कंपनी जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है, कंपनी जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी के ऊपर वो टैक्सेबल हो जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में क्या आएगी? बेसिक सैलरी आएगी, रिटायरमेंट वाला डीए आएगा और परसेंटेज वाली कमीशन आएगी। इस क्वेश्चन में कमीशन का डेटा कहीं पर नहीं गिवन है। इस क्वेश्चन में कमीशन का डेटा कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी क्या होगी? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी क्या होगी? सर रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी होगी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारे पास कितनी आई थी? 722। बेसिक सैलरी हमारे पास आई थी 7,22,000। और डीए कौन सा वाला लेंगे? जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, मतलब 40% का 60%। 40% का 60%। तो 7,22,000 का 40% ये डीए है, इसका 60% रिटायरमेंट का पार्ट बनता है, यानी कि 173,280। तो रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी आ जाएगी आपके पास 895,280। 895,280। इसका 12% कितना आ जाएगा? 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। इसका 12% आ जाएगा 1,07,434। 1,07,434। और एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 15% ऑफ बेसिक सैलरी। 15% ऑफ बेसिक सैलरी, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। 7,22,000 का 15%। 7,22,000 का 15%। 1,08,300। 1,08,300। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 1,08,300, एग्जेम्प्ट होगा 1,07,434। ये देखिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 1,08,300, एग्जेम्प्ट होगा 1,07,434। डिफरेंस अमाउंट 866 की आपकी टैक्सेबल हो गई। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि कंपनी ने इसे रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करा है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड करा है इन मुंबई ओन्ड बाय द कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर अमेंडमेंट है ना, अप्रैल से लेकर अगस्त तक इसकी कैलकुलेशन पुराने लॉ के हिसाब से होगी। अप्रैल से लेकर अगस्त तक इसकी कैलकुलेशन पुराने लॉ के हिसाब से होगी और सितंबर से लेकर आपके पास मार्च तक इसकी कैलकुलेशन नए वाले लॉ से होगी। अभी इस पे बाद में आते हैं, इसको अभी मैंने होल्ड पे डाल दिया, इसको मैंने अभी होल्ड पे डाल दिया। द सैलरी ऑफ 2,500 रुपए पर मंथ ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट इज रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी। तो 2,500 रुपए रीइंबर्स हो रहे हैं, 12 महीने का मिलाकर हो गया 3,000 रुपए, ये टैक्सेबल हो जाएगा। 3,000 रुपए आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, सॉरी 30,000 रुपए, 2,500 इंटू 12, 30,000 रुपए ये आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, 2,500 इंटू 12। इसके बाद रोहन हैज यूज्ड हिज ओन कार, रोहन ने अपनी गाड़ी इस्तेमाल करी है 1.8 लीटर इंजन वाली, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों कामों के लिए।
रनिंग एंड मेंटेनेंस खर्चा एम्प्लॉयर ने बियर करा है 50,000 रुपए। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉय अपनी गाड़ी निकालता है तो जितने भी एक्सपेंसेस इनकर करे हैं एम्प्लॉयर ने वो पकड़ लेना, और अगर बड़ी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी का 2400 रुपए महीना माइनस कर देना। बड़ी गाड़ी का 2400 रुपए महीना माइनस कर देना। 2400 इंटू 12 28,800 रुपए, 28,800 रुपए माइनस कर देना। ड्राइवर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है तो हम उसको यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ड्राइवर भी दिया होता तो ड्राइवर के 900 रुपए और माइनस कर देते, ड्राइवर के 900 रुपए और माइनस कर देते। 21,200 रुपए की टैक्सेबल फिगर आ जाएगी। 21,200 रुपए की टैक्सेबल फिगर आ गई। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पेड 2500 रुपए, ऑफ विच 1500 वॉज पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो जो 1500 रुपए एम्प्लॉयर ने पे करे हैं, जो 1500 रुपए एम्प्लॉयर ने पे करे हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगे, वो पर्क बन जाएगा। तो 1500 रुपए आप पर्क बना दोगे और ये आप सैलरी में ऐड कर दोगे 1500 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द ईयर 22-23, पिछले साल रोहन ने गिफ्ट किया सम ऑफ 6 लाख टू हिज वाइफ मिसेस रोहन। शी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग सच अमाउंट एज हर कैपिटल। तो जो पैसा रोहन ने वाइफ को दिया था, वाइफ ने उस पैसे का बिजनेस चालू कर दिया। क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे। हमने वाइफ को पैसा दिया, वाइफ ने बिजनेस किया, वाइफ जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो प्रॉफिट हमारे हाथ में आएगा। अप्रैल 2023 में टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में थी 10 लाख रुपए की, जिसमें से 6 लाख रुपए रोहन के थे। प्रीवियस ईयर 23-24 में मैडम ने लॉस सफर किया है 1,20,000 का। तो अगर लॉस सफर किया है तो रोहन के हाथ में पीजीबीपी आएगा। 1,20,000 रुपए का लॉस कमाया है वाइफ ने, मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख रोहन के थे टोटल 10 लाख में से, यानी कि 72,000 रुपीस का रोहन के पास पीजीबीपी का लॉस आ जाएगा। कंप्यूट करना है जीटीआई ऑफ रोहन अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी कि ओल्ड रिजीम के अंदर। अब इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास या तो सैलरी इनकम है या तो पीजीबीपी की इनकम है। पीजीबीपी की जो इनकम है उसका सेट ऑफ सैलरी से नहीं मिल पाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। पीजीबीपी के अंदर क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, 72,000 रुपीस का लॉस आएगा और ये लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब हमने पूरा क्वेश्चन बना लिया है, सिवाय एक पॉइंट के हमारे पास रह गया है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन वाला पॉइंट। हमारे पास रह गया है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन वाला पॉइंट। अब इसमें आपको पुराना लॉ भी याद रखना है और नया लॉ भी आपको याद रखना है। पुराना लॉ कहता था कि अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा की है, पुराना लॉ कहता था कि अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा की है तो वहां पर 15% सैलरी का आपका बनेगा पर्क। और नया लॉ कहता है कि 40 लाख से ज्यादा की है, 40 लाख से ज्यादा की है तो उस केस में आपके पास 10% बनेगा पर्क। दो फिगर से पुराना लॉ कहता है कि अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% बनेगा पर्क। नया लॉ कहता है 40 लाख से ज्यादा है तो 10% बनेगा पर्क। यानी कि अप्रैल से अगस्त में पुराना प्रोविजन लगाना है, पुराना प्रोविजन, और सितंबर टू मार्च में हमें नया प्रोविजन लगाना है, नया प्रोविजन। अप्रैल से अगस्त में आपके पास पर्क क्या बनेगा, अप्रैल से अगस्त में पर्क बनेगा 15% ऑफ सैलरी। और सितंबर टू मार्च क्या बनेगा, सितंबर टू मार्च बनेगा 10% ऑफ सैलरी। यानी कि हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन की सैलरी अप्रैल से लेकर अगस्त की अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सितंबर से लेकर मार्च की अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखो पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अप्रैल से लेकर अगस्त की, अप्रैल से लेकर अगस्त की, अप्रैल से अगस्त रेंट फ्री एकोमोडेशन। सैलरी में क्या क्या आएगा, सैलरी में क्या क्या आएगा सर, सैलरी में बेसिक सैलरी आएगी, सैलरी में रिटायरमेंट वाला डीए आता है,
सैलरी में कमीशन आती है, सैलरी में बोनस आता है, सैलरी में टैक्सेबल अलाउंसेस आते हैं। ठीक है जी, ये आता है सैलरी के अंदर। अब बेसिक सैलरी अप्रैल से लेकर अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने आपकी बेसिक सैलरी चल रही है 60,000 रुपए। 60,000 इंटू 5। डीए आपको मिलता है, डीए आपको मिलता है 3 लाख रुपए। ये 3 लाख आएगा 60,000 इंटू 5। 3 लाख का 40%, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है केवल 60%। रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है केवल 60%। आपके पास ना तो कमीशन है ना तो बोनस है, लेकिन आपके पास अलाउंसेस हैं। टेलीफोन अलाउंस था आपके पास, टेलीफोन अलाउंस था आपके पास 500 रुपए का। तो 500 इंटू 5, 500 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 लाख, 3 लाख का 40%, 1 20 का 60, 72,000 और 500 इंटू 5, 2500, तो 3,74,500, 3,74,500। अप्रैल से अगस्त पुराना लॉ, यहां पे बनेगा 15%। रेंट फ्री अनफर्निश्ड है, मतलब 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट नहीं लेना, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। 3,74,500 का 15%, 3,74,500 का 15%, 56,175, 56,175, 56,175 अप्रैल से लेकर अगस्त तक। ठीक है, अब यही कैलकुलेशन आपको करनी है वापस से, लेकिन अब कैलकुलेशन आप बनाओगे सितंबर से लेकर मार्च तक। अब सितंबर टू मार्च आपकी बेसिक सैलरी कैसी चल रही है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने आपको 60,000 रुपए मिल रहे हैं, और मार्च के महीने में आपको 62,000 मिल रहा है। तो 360 प्लस 62, 360 प्लस 62, 4,22,000 आपका बेसिक आ गया। डीए जो रिटायरमेंट का पार्ट बनेगा, 422 का 40% डीए मिलता है, जिसका 60% रिटायरमेंट का पार्ट बनता है, यानी कि 1,01,280। और आपको टेलीफोन अलाउंस मिलता है 500 रुपए महीना, तो 500 इंटू 7, 3,500 रुपए, प्लस 3,500 प्लस 4,22,000, ये आएगा आपके पास 526,780। और 526,780 का आपको 10% करना पड़ेगा, 52,678, 52,678। ठीक है, ये आपके पास रेंट फ्री एकोमोडेशन आ गया, ये आपके पास रेंट फ्री एकोमोडेशन आ गया। एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, आपको जो इंटरेस्ट आ रहा था आरपीएफ में वो 12% के हिसाब से आ रहा था, 9.5% तक का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे? 25,800 को 12 से डिवाइड कर दो, 9.5 तक एग्जेम्प्ट रहता है, ये निकाल लेना, 5,375 आ जाएगा इंटरेस्ट की फिगर। सारी अमाउंट्स को ऐड कर लेना, ग्रॉस सैलरी आएगी 11,84,594, और उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि आप ओल्ड रिजीम में हो, ओल्ड रिजीम में हो ना, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी और आपको प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन भी मिल जाएगा। सैलरी की इनकम आ जाएगी 11,32,094। पीजीबीपी का लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यही आपके लिए क्या निकल कर आ जाएगा? जीटीआई। यही आपके पास क्या बन जाएगा? जीटीआई, राइट। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेट ऑफ का क्वेश्चन। मयंक एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, मयंक एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इन्होंने फर्निश करा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड एंड लॉसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड दिया हुआ है 27,40,000। आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है जो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो पाएगा 1,25,000 का। आपके पास इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी है कानपुर में 550 की, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी है दिल्ली की 375 की,
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आपके पास इंटरेस्ट है 150 का। नेट विनिंग्स दी हुई है फ्रॉम द ऑनलाइन गेम्स 35,000 नेट ऑफ टीडीएस। तो इसे ग्रॉसअप करना पड़ेगा, इसे ग्रॉसअप करना पड़ेगा, और इसे आप जब ग्रॉसअप करोगे तो आप 35,000 को 70 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 30% का टीडीएस लगता है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 50,000 रुपीज की फिगर निकल कर आ जाएगी। इसके बाद आपके पास प्रॉफिट एंड गेन्स दिए हुए हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आफ्टर डिडक्शन ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन 2 लाख एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 50,000 36,86,000। The other details of losses and unabsorbed depreciation pertaining to the last year are as follows. पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 5,35,000 का लॉस था। पिछले साल का अनएब्सॉर्ब्ड नॉर्मल डेप्रिसिएशन है आपके पास 2,10,000 का। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज आ रहे हैं आपके पास 1.5 लाख रुपए के, और लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी आ रहा है आपके पास 2,10,000 का। मिस्टर मयंक ने फाइल करा था अपना रिटर्न ऑफ इनकम 23-24, असेसमेंट ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब 22-23 ऑन 28 जुलाई 23 एंड ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी। तो पिछले साल मयंक ने न्यू रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करी थी। आपको कंप्यूट करना है जीटीआई ऑफ मयंक फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 and the amount of loss that could be carried forward if he wants to continue with the provisions under the section 115 BAC। अगर वो 115 BAC कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा, अब समझो बात को। अगर आप 115 BAC कंटिन्यू करते हो तो सबसे पहली तो चीज ये वाली कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड का आपका इंटरेस्ट है ये आपको न्यू रिजीम में अलाउ नहीं होता। न्यू रिजीम के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम हमेशा नील आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कभी भी अलाउ नहीं होता। तो ये वाले 1.5 लाख रुपए आपको कभी अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। सैलरी हेड में आपके पास कोई भी लॉस आता ही नहीं है, 27,40,000 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो है आपके पास, लेकिन कहीं पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। तो ये वाला जो लॉस है ये लॉस तो आपका कैरी फॉरवर्ड होना तय है, ये लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आपके पास कानपुर की लेट आउट प्रॉपर्टी में 5,50,000 की इनकम है, और दिल्ली की लेट आउट प्रॉपर्टी में आपके पास 375 का लॉस है। 550 में से आप 375 को एडजस्ट करोगे तो आपके पास एचपी हेड में इनकम निकलकर आ जाएगी 550 माइनस 375, 550 माइनस 375, आपके पास इनकम निकलकर आ जाएगी 175 की। अब प्लीज मेरी बात को सुनना, नीचे आपके पास कैरिड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है दिल्ली की लेट आउट प्रॉपर्टी का। अब मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि न्यू रिजीम के अंदर आप एचपी के लॉस का इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। न्यू रिजीम के अंदर आप एचपी के अंदर जो लॉस है उसका आप इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ओल्ड रिजीम में 2 लाख रुपए तक कर सकते हो, न्यू रिजीम में आप एक भी रुपए का एचपी के लॉस का इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हो और अगले साल की एचपी इनकम से सेट ऑफ कराते हो। तो पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब प्रीवियस ईयर 22-23। पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल आपके पास दिल्ली की लेट आउट प्रॉपर्टी में लॉस था 2,10,000 का, और क्योंकि आपने न्यू रिजीम ली थी तो आप इस लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते थे, आपने इसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो टेक्निकली ये जो 2,10,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आया है, हम इसे 175 से एडजस्ट कर सकते हैं, हम इसे 175 से एडजस्ट कर सकते हैं। बट टू माय सरप्राइज आईसीएआई ने यहां पर एक गलत ओपिनियन बना लिया है। आईसीएआई कहती है कि एचपी का लॉस न्यू रिजीम के अंदर
एचपी का लॉस न्यू रिजीम के अंदर लैप्स हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ऐसा धारणा आईसीएआई ने बना ली है, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। तो आईसीएआई ने क्या करा है, ये 2,10,000 के लॉस को जिसे माइनस करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने माइनस नहीं किया है। मैं सॉल्यूशन आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर सॉल्यूशन देखिए, इन्होंने क्या लिख दिया, ये देखिए। पहले इन्होंने क्या किया, 550 की कानपुर की इनकम में से 375 को माइनस किया, 175 आया। जो आपकी मुंबई वाली घर थी, मुंबई वाले घर का आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, ये पॉइंट मेंशन कर दिया, बिल्कुल सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपका दिल्ली का लॉस लेट आउट प्रॉपर्टी का पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड होकर आया था, उसे एडजस्ट होना चाहिए था। इन्होंने क्या लिखा, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन दिल्ली of assessment year 23-24 cannot be set off against the income from HP for the assessment year 24-25 since Mayank has paid tax under section 115 BAC during the AY 23-24 and no deduction in respect of loss of HP of that year will be allowed in any subsequent year। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि अगर आपने न्यू रिजीम ली तो न्यू रिजीम के अंदर एचपी का लॉस इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के बाद इंटर हेड एडजस्टमेंट के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होता, वो लैप्स हो जाता है। इस लाइन का मतलब यह है। लेकिन ऐसा होता नहीं है मित्रों, ऐसा होता नहीं है। यह लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और एडजस्ट किया जाता है। यहां पर आईसीएआई का जो ट्रीटमेंट है वो गलत है, तो फिलहाल अब हम क्या करेंगे सर, एग्जाम में आ जाएगा तो अभी हम कुछ समय वेट करते हैं। जनवरी में हमारे पेपर हैं, क्या पता तब तक आईसीएआई की आंखें खुल जाएं और वो यहां पर करेक्शन कर दे। ऐसा हो सकता है? हां बेटा, हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। और मान लो अगर नहीं होता, आईसीएआई इसको करेक्ट नहीं करती और एग्जाम में आ जाता है, तो आप एग्जाम में आईसीएआई का ही फॉलो करेंगे। जो आईसीएआई कह रही है कि ब्रॉट फॉरवर्ड एचपी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए हम वेट करेंगे जनवरी 25 के एग्जाम से पहले। मैं खुद सामने से आऊंगा और आपको बताकर जाऊंगा कि आपको यहां पर क्या करना है। ठीक है, एज ऑफ नाउ ये मिलना चाहिए था, ये माइनस होना चाहिए था, पर आईसीआई ने नहीं किया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद ये आपकी कैजुअल इनकम है, तो कैजुअल इनकम तो पूरी की पूरी 50,000 रुपए अदर सोर्सेस में जाएगी, इससे कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते। आपके पास करंट ईयर में 36,86,000 का प्रॉफिट आ रहा है और यह प्रॉफिट नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आ रहा है। न्यू रिजीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, यानी कि ये वाले 50,000 रुपए आपको एड बैक करने पड़ेंगे। 36 प्लस 86 में प्लस कर दोगे तो आई थिंक 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा। 36 86 प्लस 50 37 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस 37 में से आप ये 5,35,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइनस हो जाएगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन भी माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी माइनस हो जाएगा। 5,35 और 2,10 7,45 माइनस 745। ये करने के बाद 36 माइनस 745, ये करने के बाद आपके पास आएगा 2991 पीजीबीपी में। ठीक है, इसके बाद इसको तो बता ही दिया आईसीआई ने कि कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और ओएमआरएच का लॉस ओएमआरएच की इनकम से ही सेट ऑफ होता है। आपके पास ओएमआरएच की इनकम है नहीं, तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपकी सैलरी इनकम आएगी 2740, आईसीएआई के हिसाब से आपकी एचपी की इनकम आएगी 175, पीजीबीपी की इनकम आएगी 2991, पीजीबीपी की इनकम आएगी 2991। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अदर सोर्सेस में 50,000 की इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए गड्डी को आगे लेके चलते हैं।
सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। गड्डी को आगे लेके चलते हैं और सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस और टीसीएस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। अर्जुन एक रेसिडेंट इंडियन है, रिटेल बिजनेस में है और इनका पिछले साल का टर्नओवर 9 करोड़ 90 लाख रुपए का है। ये रेगुलरली परचेज करते हैं गुड्स फ्रॉम अनदर रेसिडेंट सौरभ, जो कि होलसेलर है नोएडा में। जीएसटी इनके गुड्स पे लगता है 5% का। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेल्स जो हमने करी है सौरभ को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 वो 49 लाख की करी है विदाउट जीएसटी। मतलब अगर जीएसटी को मिला दें 5% जीएसटी ऐड कर दे 49 लाख पे, 49 लाख पे अगर 5% का जीएसटी ऐड कर दें तो ये फिगर बन जाएगी 51.45 लाख की। अर्जुन ने मेड करी है पेमेंट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ गुड्स। 8 जुलाई को 21 लाख रुपए की पेमेंट करी है। 8 जुलाई को 21 लाख की पेमेंट करी है। एग्रीगेट कर लेते हैं, एग्रीगेट 21 लाख। फिर इन्होंने 27 अगस्त को 26 की पेमेंट करी है, 26.25 लाख। सब मिलाकर हो जाएगा 47.25 लाख। इसके बाद इन्होंने 11 मार्च को 4,20,000 की पेमेंट करी है। 47.25 प्लस 4.2 तो 51.45 की टोटल पेमेंट कुछ इस तरीके से हुई है। जीएसटी मिलाकर 51.45 था, तो 51.45 की पेमेंट कुछ इस प्रकार से हुई है। आपके दिमाग में बत्ती जगनी चाहिए। यहां पर सौरभ का जो टर्नओवर बताया गया है वो 10 करोड़ 10 लाख का बताया गया है। अब याद करो, हमने टीडीएस में एक सेक्शन पढ़ा था परचेज ऑफ गुड्स का 194Q। वहां पर लिखा था कि अगर बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है और करंट ईयर में वो 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट कर रहा है तो वो 194Q में टीडीएस काटेगा। लेकिन हमारे केस में जो बायर है अर्जुन, बायर का टर्नओवर पिछले साल का 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा, यानी कि यहां पर 194Q टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। लेकिन हम लोगों ने एक सेक्शन 286(1)H ये पढ़ा था टीसीएस के अंदर। वहां पर लिखा था कि अगर सेलर, सौरभ सेलर है, अगर सेलर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करता है और उसने करंट ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट रिसीव करी है, तो उस केस में जो 50 लाख के ऊपर की पेमेंट है उस पे वो क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो यहां पर टीसीएस के प्रोविजन आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे और सौरभ भाई को क्या करना पड़ेगा, टीसीएस लेना पड़ेगा 0.1% से। यहां पर 194Q नहीं लगेगा। 194Q क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर उसका टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा। लेकिन टीसीएस के प्रोविजन लग जाएंगे 286(1)H वाले, क्योंकि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है और जो पैसा आपको मिला है सेल कंसिडरेशन 286(H में जो सेल कंसिडरेशन लेते हैं वो जीएसटी मिलाकर लेते हैं। 286(1)H में जो सेल कंसिडरेशन लेते हैं वो जीएसटी मिलाकर लेते हैं। तो जीएसटी मिलाकर जो आपको पेमेंट मिली है वो 50 लाख एक्सीड कर रही है। तो 50 लाख के ऊपर की जो अमाउंट है, 50 लाख के ऊपर की जो अमाउंट है उस पे 0.1% का आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो यानी कि जब पहली पेमेंट आपको मिली थी तो इस पेमेंट पे कोई टीसीएस नहीं लगेगा, इस पेमेंट पे कोई टीसीएस नहीं लगेगा। इस 4,20,000 की पेमेंट में टीसीएस कलेक्ट होगा, लेकिन 50 लाख के ऊपर वाली अमाउंट पे, 50 लाख के ऊपर वाली अमाउंट पे, तो 1.45 लाख पे 0.1% का टीसीएस लग जाएगा। ठीक है जी। और ये टीसीएस कौन काटेगा? सौरभ भाई काटेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सर, राजा ने पे करे 12 लाख रुपए 1/11/23 को थॉमस कुक को फॉर द हॉलीडे पैकेज टू द सिंगापुर फॉर अ वीक विद हिज फैमिली
कंप्राइजिंग ऑफ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। तो सर आपने क्या किया है सर, आपने ओवरसीज पैकेज लिया है और ओवरसीज पैकेज में 1 अक्टूबर के बाद से क्या रूल है, 7 लाख रुपए तक की पेमेंट पे 5% लगता है और 7 लाख के ऊपर की पेमेंट पे आपके पास 20% लगता है। तो 12 लाख में से 7 लाख रुपए के ऊपर टीसीएस लगेगा, 7 लाख रुपए तक टीसीएस लगेगा 5% का और 7 लाख के ऊपर की जो अमाउंट है उस पे टीसीएस लगेगा 20% का। थॉमस कुक जब पैकेज बेचेगा तो टीसीएस कलेक्ट करेगा। थॉमस कुक एक ओवरसीज सेलर है, यहां पर वो कलेक्ट करेगा टीसीएस 286(1)(g) में 7 लाख रुपए तक 5% के हिसाब से और 7 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से। तो यानी कि 7 लाख पे 5% लगेगा और बचे हुए 5 लाख पे 20% लगेगा। 7 लाख का 5% 35,000, 5 लाख का 20% 1 लाख, टोटल 1,35,000 रुपए का टीसीएस थॉमस को कलेक्ट करेगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है राजा ने ऑल्सो रेमिट करे 10 लाख रुपए 28 मार्च 24 को आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग अंडर एलआरआई स्कीम। जब आप पैसा इंडिया के बाहर रेमिट करते हो तो 7 लाख रुपए तक की रेमिटेंस पे आपको कोई भी टीसीएस नहीं लगता। 7 लाख के बियॉन्ड की जो आपकी रेमिटेंस होती है उसके ऊपर आपके टीसीएस के रेट लगते हैं, अलग अलग रेट एप्लीकेबल होते हैं। एजुकेशन के लिए रेट अलग है, मेडिकल के लिए रेट अलग है, अदर पर्पसेस के लिए रेट अलग है। आपने पैसा रेमिट किया है एज अ गिफ्ट टू सिस्टर रिसाइडिंग इन लंदन ऑन द ओकेजन ऑफ 50th बर्थडे, यानी कि एजुकेशन और मेडिकल पर्पस नहीं है, एजुकेशन और मेडिकल पर्पस नहीं है। 1 अक्टूबर के बाद से टीसीएस लगना शुरू हो गया है रेमिटेंस पे 20% के हिसाब से। 7 लाख रुपए माफ होंगे, 7 लाख के बियॉन्ड जितना है उस पे आपका 20% लग जाएगा। तो टोटल आपने रेमिटेंस कितनी करी है, टोटल आपने रेमिटेंस करी है 10 लाख रुपए की। 7 लाख रुपए तक की रेमिटेंस पे कुछ नहीं होगा, 7 लाख के ऊपर की जो रेमिटेंस है उस पे 20% लगेगा। तो यानी कि आपने अगर 10 लाख रुपए रेमिट करे हैं तो पहले 7 लाख रुपए माफ हो जाएंगे, बचे हुए 3 लाख पे आपको 20% के हिसाब से यानी कि 60,000 रुपए का टीसीएस पे करके चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं सर, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मिस्टर रमेश इज एन ऑथराइज्ड होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फर्टिलाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर है, फर्टिलाइजर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एनालिसिस ऑफ हिज ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 24 रिवील्ड द फॉलोइंग। ट्रेडिंग पीएल के एक्सट्रैक्ट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इनके ट्रेडिंग पीएल में क्या पाया गया। इनके ट्रेडिंग पीएल में पाया गया कि इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है 7543। द फॉलोइंग इनकम्स वर क्रेडिटेड इन द पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में रेंट रिसीव्ड आ रहा था, तो रेंट रिसीव्ड एचपी की इनकम होती है, एचपी की इनकम होती है। तो ये हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रॉफिट में से माइनस करनी पड़ेगी। इसे हम नेट प्रॉफिट में से क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स का रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड कोई इनकम नहीं होता, लेकिन अगर इनकम टैक्स के रिफंड पे इंटरेस्ट आएगा तो वो अदर सोर्स की इनकम होगी। तो इनकम टैक्स रिफंड पीएल की क्रेडिट साइड पे पड़ा है, इसको हटा दो। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, ये आपके लिए अदर सोर्स की इनकम है, इसे भी आप नेट प्रॉफिट में से हटा दो। रेट्स एंड टैक्सेस डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट इंक्लूड 1000 पेड टुवर्ड्स द लेट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अंडर सेक्शन 234F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करी जिसकी वजह से 234F की लेट फीस की पेनल्टी लग गई। तो बाबू इनकम टैक्स खर्चा ही नहीं होता, तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में जो आपने लेट फीस पे करी है यह भी आपको अलाउ नहीं होगी। यह आपके प्रॉफिट की डेबिट साइड पर पड़ा हुआ है और गलत पड़ा हुआ है, तो इसे आप प्रॉफिट में एड बैक कर दो। सैलरी डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट इंक्लूड 35,000 पेड ऑन अ सिंगल डे बाय वे ऑफ कैश टू हिज अकाउंटेंट। एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट कर दिया, सेक्शन 40A3 लग जाएगा, सेक्शन 40A3 लग जाएगा
और ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट में एड बैक कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट 1,20,000 रुपए का आपने पे करा है लोन पे ऑफ 10 लाख टेकन फ्रॉम एनबीएफसी। आपने एनबीएफसी से लोन लिया है 1,20,000 रुपए का। आउट ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ 2 लाख वॉज यूज फॉर द पर्सनल पर्पस, मतलब 20% लोन आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया था, 80% लोन ही बिजनेस पर्पस के लिए है। एंड द बैलेंस वॉज यूज फॉर द बिजनेस पर्पस। नो टीडीएस वॉज डिडक्टेड वाइल पेइंग द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देते वक्त आपने टीडीएस नहीं काटा। इंटरेस्ट ऑफ 1,20,000 इज डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट, इज डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट। अब देखिएगा मेरे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में दो चीजें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए का लोन पर्सनल पर्पस के लिए था, तो इसका मतलब सर 1,20,000 का 20% यानी कि 24,000 रुपए ये पर्सनल पर्पस का खर्चा था। ये 24,000 रुपए तो नेट प्रॉफिट में सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, पर्सनल खर्चा आप नहीं डाल सकते। बचा हुआ 80% आपका बिजनेस का खर्चा था, यानी कि 96,000 रुपीज। लेकिन आप इसमें से टीडीएस काटना भूल गए, आप इसमें से टीडीएस काटना भूल गए। तो अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो इस अमाउंट का 30% डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इस अमाउंट का 30%, सर 96,000 का 30%, सर 96,000 का 30% यानी कि 28,800 रुपए आपके क्या कर दिए जाएंगे, डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। डिसअलाउ करने का मतलब क्या हो गया कि आप इसे नेट प्रॉफिट पे ऐड कर दोगे। अब मेरी एक बात सुनना, अगर यहां पे एनबीएफसी की जगह पर बैंक होता, ये तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, अगर एनबीएफसी की जगह बैंक होता तो बैंक को जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो वहां पर टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन ही नहीं होती। बैंक को जब आप ब्याज देते हो वहां पर टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन ही नहीं होती। यहां पर आप पेमेंट किसको कर रहे हो, एनबीएफसी को, तो एनबीएफसी का टीडीएस काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा, तो आपका 30% यहां पर क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। म्युनिसिपल टैक्सेस 10,000 रुपए के आपने पे करे हैं बिल्डिंग के, वॉज डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस बिल्डिंग के पीएल में डेबिट है, क्या दिक्कत है? अगर ये बिजनेस पर्पस वाली बिल्डिंग होगी तो मिल जाएगा, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 40,000, तो क्लोजिंग स्टॉक को ठीक से वैल्यू करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर 40,000 रुपए से बढ़ाओगे। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को 40,000 से बढ़ाओगे, क्रेडिट साइड 40,000 से बढ़ेगी, क्रेडिट साइड 40,000 से बढ़ेगी, प्रॉफिट 40,000 से बढ़ जाएगा, तो ये आपके नेट प्रॉफिट में ऐड बैक हो गया। इनकम टैक्स के रिफंड में 2,000 रुपए इंटरेस्ट के थे, तो ये 2,000 रुपए जो इंटरेस्ट के थे ये आपके अदर सोर्सेस में चले जाएंगे। अमाउंट ऑफ 45,000 वॉज पेड बाय चेक ड्यूरिंग द ईयर टूवर्ड्स द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग हिमसेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो अपने परिवार के लिए इन्होंने 45,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। असेसी की एज नहीं बताई गई है, असेसी की एज नहीं बताई गई है, एज नहीं बताई गई है, एज नहीं बताई गई है, एज नहीं बताई गई है। तो हम यहां पर मान लेंगे कि ये सीनियर सिटीजन नहीं है, और अगर ये सीनियर सिटीजन नहीं है तो इनको 25,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80D, और अगर सीनियर सिटीजन होते तो पूरा मिल जाता। एडवांस टैक्स आपने पे करा है 15 लाख रुपए का, ये टैक्स लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। हाफ ऑफ द बिल्डिंग आप यूज करते हो बिजनेस पर्पस के लिए, रिमेनिंग आपने लेट आउट करी हुई है अंशुल को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, यानी कि ये 10,000 रुपए में से 50% खर्चा गलत है। 10,000 में से 50% खर्चा आपका गलत है। आधी बिल्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए है और आधी बिल्डिंग आपने लेट आउट करी हुई है, तो नेट प्रॉफिट में 5,000 रुपए ऐड कर देंगे, और जो बचा हुआ 50% है
उसको एचपी इनकम के अंदर अलाउ कर देंगे, जीएवी में से माइनस कर देंगे। आगे क्या कहता है? ही सोल्ड हिज वेकेंट लैंड ऑन 10th November 23 for ₹10 lakh. The stamp duty value of the land at the time of transfer was 14 lakh. आपने 10 लाख का लैंड बेचा, सेल वैल्यू का 110% करोगे 11 लाख आएगा। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 14 लाख की है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल वैल्यू के 110% से ज्यादा है, यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 50C के हिसाब से 14 लाख की हो जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड एज ऑन अप्रैल 2001 वॉज 4 लाख और 3 लाख। ये लैंड हमने खरीदा था 1995 में 1,80,000 रुपए का, और खरीदते वक्त हमने 10,000 रुपए खर्च करे थे रजिस्ट्रेशन के, यानी कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट 1,90,000 रुपए की थी। एक्चुअल कॉस्ट हमारी 1,90,000 रुपए की थी। अब अगर आपने असेट खरीदी होती है 1/4/2001 से पहले, तो आप एफएमवी लेते हो 1/4/2001 की, जो कि आपको बताई गई है 4 लाख। आप एसडीवी लेते हो 1/4/2001 की, जो कि आपको बताई गई है 3 लाख। दोनों में जो भी लोअर होता है वो उठाया जाता है 3 लाख, और फिर इसे एक्चुअल से कंपेयर करा जाता है, और जो हायर होता है वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 3 लाख। इस 3 लाख का इंडेक्सेशन कर दिया जाएगा, 100 से डिवाइड और 348 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 लाख का मल्टीप्लाई 348 से और डिवीजन 100 से, यह आ जाएगा 10,44,000 माइनस 14 लाख, माइनस 14 लाख, 14 माइनस 10.44, आपके पास 3.56 लाख रुपीस का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। रमेश का पिछले साल का टर्नओवर दिया हुआ है 3 करोड़ रुपए। ये क्यों बताया गया है? ताकि उनको टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन आए, टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स पेबल निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पीजीबीपी की इनकम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम पीजीबीपी की इनकम निकाल लेते हैं। 7543 में से 540 को माइनस करते हैं, 15,000 को माइनस करते हैं, 250 को माइनस करते हैं। 7543 में से हमने माइनस किया 540, हमने माइनस किया 15, हमने माइनस किया 250। इतना करने के बाद मेरे पास आ रहा है 6738। 6738। अब 6738 में 1,000 रुपए ये वाले ऐड करते हैं, 1,000 रुपए ये वाले ऐड करते हैं, 35,000 रुपीज ये वाले ऐड करते हैं, 24,000 रुपीज ये वाले ऐड करते हैं, 28,800 ये वाले ऐड करते हैं, 5,000 ये वाले ऐड करते हैं। इतना करने के बाद मेरे पास आ रहा है 6831, यहां तक आ रहा है 6831,800। इसके बाद ये वाले 40,000 रुपए अदर सोर्स से, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक वाले ऐड करते हैं। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है, बिजनेस का और कुछ नहीं है। ये 40,000 रुपए ऐड करने के बाद आ रहा है 6871,800। 6871,800 ये आ रही है हमारी पीजीबीपी की इनकम। चेक कर लें क्या एक बारी? 6871,800, 6871,800 ये आ रही है हमारी पीजीबीपी की इनकम। 6871,800 पीजीबीपी का काम हो गया। पीजीबीपी का काम हो गया। अब जरा एचपी की बात कर लेते हैं। आपके पास रेंट आया है 5,40,000, तो आपकी जीएवी हो जाएगी 5,40,000। आपने म्युनिसिपल टैक्स पे करा था 5,000, 10,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स दिया था, जिसमें से 5,000 रुपए एचपी का था। तो आपको 5,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स के मिल जाएंगे। एनएवी आ जाएगी 535 की,
और 535 में से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड को लेकर क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं है, तो आपके पास 535 माइनस 30%, 374,500, 374,500 ये आपके पास एचपी की इनकम आनी चाहिए। 374,500 ये आपके पास एचपी की इनकम आ गई। कैपिटल गेन की इनकम भी हम निकाल चुके थे 3,56,000 रुपए। कैपिटल गेन की इनकम हम निकाल चुके हैं 3,56,000 रुपए। कैपिटल गेन की इनकम आ जाएगी 3,56,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं अदर सोर्सेस की। अदर सोर्सेस में क्या क्या जा रहा था? अदर सोर्सेस में एक तो ये 2,000 रुपए जा रहे थे, ये वाले 2,000 रुपए जा रहे थे, और अदर सोर्सेस में आपके पास जा रहा था डिविडेंड। तो आपके पास 2,52,000 अदर सोर्स की इनकम है। 2,52,000 आपके पास अदर सोर्स की इनकम है। 252 सबको आपने प्लस कर लिया, जीटीआई आ गई। जीटीआई में 25,000 रुपए 80D के आपने क्लेम कर लिए, आपके पास 7829 आ गया। क्वेश्चन में लिखा है कि हमने ओल्ड रिजीम ऑप्ट करी है। रमेश चाहते हैं कि वो रेगुलर प्रोविजन में टैक्स दें। रमेश चाहते हैं कि वो रेगुलर प्रोविजन में टैक्स दें, तो हमारे पास डिडक्शन आ जाएगी 7829,300। अब इस 7829,300 में 356 आपकी स्पेशल इनकम है, बाकी सब नॉर्मल इनकम है। तो 356 के ऊपर आपका 20% का टैक्स लग गया। बची हुई इनकम पे आपने स्लैब के हिसाब से टैक्स दे दिया। पहले 10 लाख पे 1,12,500 और बची हुई इनकम पे 30%, इतना आ गया। अब क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर थी तो सरचार्ज भी लगा दिया गया। सरचार्ज लगाने के बाद सेस भी लगा दिया गया। जितना टैक्स आया उसमें से एडवांस टैक्स पेड को हमने यहां पर क्या कर दिया? माइनस कर दिया। एक चीज और माइनस होनी चाहिए थी, इंस्टीट्यूट ने नहीं करी। डिविडेंड पे टीडीएस कटा होगा 10% का, वो भी माइनस करना चाहिए था। वो माइनस नहीं किया, करना चाहिए था वो भी। ये माइनस करने के बाद आपका टैक्स पेबल आ गया एंड देन आपका टैक्स पेबल राउंड ऑफ। एक बात याद रखना, आप टैक्स पेबल को राउंड ऑफ करोगे ना कि टैक्स लायबिलिटी को। हम टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ नहीं कर रहे, हम टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ नहीं कर रहे। राउंड ऑफ किसको करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं टैक्स पेबल को, राउंड ऑफ करते हैं टैक्स पेबल को, राइट। तो इसी के साथ मालिक हमारा इनकम टैक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। जीएसटी का जो पोर्शन है वो मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेशन होंगे जीएसटी के उसके साथ कराऊंगा। मैं टोटल 10 सेशंस जो हैं अपने पास प्लान कर रहा हूं, 10 सेशंस, जिसमें 5 सेशंस में इनकम टैक्स के लगाऊंगा आपके साथ और 5 सेशंस में आपके साथ जीएसटी के लगाऊंगा। तो टोटल 10 सेशंस हम लेंगे, राइट। और इन 10 सेशंस के अंदर हम चीजों को कंप्लीट करेंगे और ऐसा प्लान है अभी। इट इज नॉट फाइनल येट, इट इज नॉट फाइनल येट। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लग रही है। हम बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर अंदर ये प्रैक्टिस सेशन ले आएंगे सो दैट कि 20 दिसंबर तक या 22 दिसंबर तक ये प्रैक्टिस सेशन आपके कंप्लीट हो जाए, सो दैट आपके पास 20 डेज अपने पास बचे, राइट। आप एक बार कमेंट करके बताना कि आप लोग ये सेशंस चाहते हो कि नहीं, ये लाइव सेशंस लगाए जाएं प्रैक्टिस सेशन वाले, या फिर आपको कोई रिकॉर्डेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। जैसा भी आप कहोगे वैसा कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय टू ऑल।